हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। हम जो है वो महिलाओं को हक मिले, अधिकार मिले, उनको जो दुय्यम स्थान दिया जाता है। ये जो पुरुषी मानसिकता जो लोग हैं, ट्रस्ट की जो दादागिरी थी कि हम महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे, हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। मजहबी मामले में कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए था और जब कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, कोई बात नहीं है, इससे ऊंची जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। कि औरतें अच्छी नहीं होती है, गंदी होती है, इसके लिए उसको मजार पे जाने नहीं दिया जाता है। औरतें नापाक होती है, लेकिन औरतों को भी समझ है, अगर वो नापाक है तो वो उस जगह नहीं जाती है। ये हमको बताने वाले नहीं होते थे। हमने अपना फैसला अपने हिसाब से हमने किया, क्योंकि हमको लगता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी कोर्ट्स का सम्मान करते हैं, तो इसलिए जो उसका आदेश है तो आदेश है। मगर मेरा मानना यह है कि कोर्ट्स खास तौर पर जो हमारे जो मामलात होते हैं, रिलीजियस, सोशल, कम्युनल हार्मनी के, इस तरह की जो मामलात होते हैं, ये बड़े हसास मामलात होते हैं। कोर्ट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए था कि ये मामलात बड़े नाजुक मामलात हैं। अब औरतों के बारे में तो इतनी बातें हमको सुनने मिली कि औरतें बेपर्दा है, इनको तो न्यूज पे आने का शौक होता है, ये अपनी नुमाइश करती है। लेकिन हमने सब सुना, लेकिन अपना काम करते गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंदिरों और मज़ारों में प्रवेश और पूजा का अधिकार अभी तक पूरी तरह से सभी को हासिल नहीं हो सका है। आज़ाद भारत में हमारे समाज में आज तक छुआछूत अलग अलग रूपों में मौजूद है। कई बार हाउसिंग सोसाइटी में अघोषित तरीके से मजहब और जाति के आधार पर पाबंदियों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। 20वीं सदी से मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की लड़ाई हो रही है। 21वीं सदी के 16वें साल में भी चल रही है। भूमाता ब्रिगेड, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इस संघर्ष को फिर से जिंदा कर दिया है। उनकी लड़ाई इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो उन्हीं बुनियादी सवालों को उठा रही हैं जिन्हें हम पूछना भूल गए हैं। ये सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है अभी तक। ए.आर. रहमान का एक गाना मशहूर हुआ है, पिया हाजी अली हो। इस गाने में हाजी अली बाबा भी हैं और पिया भी हैं। व्यापक बोलचाल की भाषा में पिया प्रेमिका को ही तो कहते हैं। सूफी परंपरा में प्रेम कब किस ऊंचाई पर प्रेमी का रूप ले लेता है और किस गहराई में प्रेमिका का या परंपरा की बंदिश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बंदगी पर निर्भर करता है। हाजी अली की मजार में 2012 के पहले तक खवातीन जाती थीं, मगर उसके बाद हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने परंपराओं का हवाला देते हुए औरतों के भीतरी हिस्से तक जाने पर पाबंदी लगा दी। यूं तो इसी इस्लामी परंपरा में इन्हीं दरगाहों को गैर इस्लामी भी कहा जाता है, लेकिन मजहब का वो रूप जिसे लोग गढ़ते हैं, उन पर लोगों का अधिकार ज्यादा होना चाहिए। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भीतरी गर्भगृह तक औरतों को जाने देना चाहिए। दरगाह ट्रस्ट और राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि वह वहां जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल करें। जस्टिस वी.एम. कनाडे और जस्टिस रेवती मोहिते देरे की बेंच ने कहा है कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 में कानून की नजर में सबको समान माना गया है। आर्टिकल 15 की नजर में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। आर्टिकल 21 व्यक्तिगत जीवन और आजादी की सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष यह कहते हुए रखा कि जब तक दरगाह ट्रस्ट यह साबित नहीं कर देता कि कुरान के अनुसार प्रतिबंध लगा है, औरतों को जाने की इजाजत होनी चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है। इस खुशी में तृप्ति देसाई भी शामिल हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के धार्मिक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। जो लोग नास्तिक हैं, उनका यह सवाल वाजिब हो सकता है कि जिन धार्मिक परंपराओं के हवाले से औरतों पर इतनी गैर बराबरी थोपी गई है, वो मंदिरों और मज़ारों में जाकर कौन सी बराबरी हासिल करती हैं। जो लोग आस्तिक हैं, उनका भी सवाल वाजिब है कि मंदिर या मज़ार में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए, वहां तक जहां तक नहीं होने दी जा रही है। जब वो घर में इबादत कर सकती हैं तो वहां पर क्यों नहीं। दुनिया में गैर बराबरी के अनगिनत रूप तो हैं, तो इस एक रूप को क्यों छोड़ दिया जाए जब सभी से लड़ा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 1930 के मार्च महीने में क्या उत्साह रहा होगा जब नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए दलितों ने, ये वही तस्वीर हम आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, सत्याग्रह किया और मंदिर प्रवेश की एक ठोस बुनियाद रखी। 2 मार्च 1930 के रोज आसपास से 15,000 दलित जमा हुए, जिसमें 500 औरतें भी शामिल हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें सीताबाई और रमाबाई नाम की 2 महिलाएं भी थीं। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि वंचित वर्ग मूर्ति पूजक बन जाए या मंदिरों में प्रवेश से हिंदू समाज का हिस्सा हो जाए और उन्हें कोई बराबरी मिल जाए।
डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि समानता के अधिकार से हमें वंचित किया गया है, उसके खिलाफ यह सत्याग्रह। मेरा मकसद था, उनका कहना था कि इसके जरिए वंचित समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना भर था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर किसी मंदिर प्रवेश आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया। आज भी देश के कई मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता। मंदिर छोड़िए, घोड़ी पर दलित दूल्हा चढ़ता है तो लोग उसे मारने चले आते हैं, लिहाजा उसे हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। ये सारी घटनाएं आपको सुनने को तो मिलती हैं। नवंबर, अब देख लीजिए ये तस्वीर में, नवंबर, अब हेलमेट प्रवेश दूल्हा घोड़ी से भी नहीं जा सकता। नवंबर 1936 में केरल के त्रावणकोर में वहां के महाराजा ने त्रावणकोर सरकार के तहत, तब त्रावणकोर गवर्नमेंट बोलते थे, आने वाले सभी मंदिरों को सभी के लिए खोल दिया, जबकि 1919 के साल से ही वहां मंदिर प्रवेश के सवाल उठ रहे थे। जब तक प्रतिबंध है तब तक तो इसे तोड़ना बनता है। हाजी अली दरगाह में प्रवेश की इजाजत का मामला हो या शनि शिगुणा मंदिर में प्रवेश का या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में के गर्भगृह तक जाने का मामला हो, ये तमाम लड़ाइयां इस मामले में महत्वपूर्ण तो हैं ही, वरना हम फिर से वही गलती कर बैठेंगे जो इतिहास में करते रहे हैं। कायदे से देखिए तो तमाम त्योहार परंपराएं औरतों के भरोसे ही चली आ रही हैं। उन्हीं को किसी खास स्थान तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा और एक दिन वो कह दें कि पूजा पाठ नहीं करेंगे तो सारी धर्म पर जो अर्थव्यवस्था टिकी है भरभरा कर गिर जाएगी। पर इस जीत को हाजी अली दरगाह तक ही सीमित रखना ठीक नहीं होगा। जो संस्था इसकी लड़ाई लड़ रही है उसके कुछ और भी सवाल हैं जो हाजी अली दरगाह में प्रवेश से कहीं ज्यादा तल्ख और मुस्लिम समाज के भीतर मर्दों के वर्चस्व को चुनौती देते हैं। इस संस्था के उभार से खास तौर से उन मौलानाओं की दुनिया में हड़कंप तो मची ही होगी जो रस्म और रिवाज की व्याख्या करते समय मुस्लिम औरतों के हक के सवाल को टाल जाते हैं। इसलिए एक बड़े टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। 2007 में यह संस्था बनी और संविधान के फ्रेम के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने का इरादा रखती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में सुधार की भी बात करती है। धर्म की सकारात्मक और उदार व्याख्या में ये मुस्लिम महिला आंदोलन यकीन रखता है। मुस्लिम औरतों के आर्थिक और धार्मिक अधिकारों में बराबरी लाना चाहती है। यह संस्था मुस्लिम समाज के भीतर जातिगत भेदभाव के प्रति समझ पैदा करना चाहती है। दलित मुस्लिमों के सवाल को उठाना चाहती है। पूंजीवाद, सांप्रदायिकता, फासीवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करती है। यह संस्था मुस्लिम समाज के भीतर एक वैकल्पिक प्रगतिशील आवाज बनना चाहती है। 15 राज्यों में इसके 30,000 सदस्य हैं। पुरुष भी इसके सदस्य बन सकते हैं। मुंबई के बांद्रा से शुरू हुआ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की मजबूती किसी ना किसी को तो परेशान कर रही है और करेगी भी आगे चलकर। इस आंदोलन ने देश के कुछ राज्यों में महिला शरिया अदालत की स्थापना भी की है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से काफी अलग है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे कि हाजी अली से क्या हासिल हुआ और हाजी अली के आगे क्या होगा। तो हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और खातून शेख जी अभी जुड़ जाएंगी जो संयोजक हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के। मौलाना साहब, आप खुश हैं कि महिलाओं को वहां तक जाने की इजाजत मिली है? नहीं, देखिए, मैं इससे खुश नहीं हूं और हाई कोर्ट का फैसला जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं इस्लाम और कुरान के विरुद्ध हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक हवाला देता हूं, मोहम्मद साहब ने कहा है कि औरतों का, जो औरतें मज़ारात पर जाती हैं उन पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। दूसरे, इस पर बाकायदा एक फतवा भी है जो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से फतवा लिया गया, जिनको हम बरेलवी कहते हैं। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि औरतों का मज़ारात पर जाना नाजायज़ है। मोहम्मद साहब ने इसको बाकायदा मना किया है। बाकायदा ये हराम है, इसलिए इसको मना किया जाता है कि औरतें मज़ारों पर न जाएं। दूसरे, एक बात समझ लेने की है जो अक्सर लोग नहीं समझते और इस वजह से ये कुछ ना कुछ बातें पैदा होती हैं। मस्जिदें इबादत की जगह है। मैं आपसे सवाल पूछूं, देखिए दरगाह शरीफ अजमेर में औरतें कहीं तक भी कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी मजहब जी। अब कुछ मौलाना लोग उसी इस्लाम के तहत दरगाह पे जाना, मज़ारों पे जाने को गैर इस्लामी कहते हैं मज़ारों को नहीं मानना चाहिए, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है किसी किताब में, किसी हदीस में या किसी अन्य व्याख्याओं की किताब में। तो फिर ये आप बता दीजिए कि दरगाह शरीफ अजमेर है, वहाँ इस्लाम का पालन हो रहा है या हाजी अली में इस्लाम का पालन हो रहा है? कहाँ पालन हो रहा है मुझे बता दीजिए आप।
रमेश जी मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि मज़ारों पर मर्दों का जाना भी मना है, लेकिन ख़ास तौर से औरतों को मना किया है मज़ारात पर। अब जब बात असल में अगर हम इसको इस दूसरे रुख पे ले जाएंगे तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं देवबंदी और बरेलवी का मसला आ जाता है, क्योंकि बरेलवी लोग मज़ारात को मानते हैं, उन पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो अपने अकीदे अपने मसलक के हिसाब से उस पर अमल करते हैं। हम देवबंदी हैं, हमारा मसलक ये है कि भाई मज़ारात पर चादर ना चढ़ाई जाए, वहाँ जाकर मन्नतें ना मांगी जाएं, सिर्फ साहिब कब्र के पास जाकर अल्लाह से ये कहा जाए कि ये बड़ा आदमी था, नेक आदमी था, अल्लाह इसके हवाले से हमारे भी कुछ काम बना दे। अब ये बताइए कि 2012 से पहले तो वहाँ इजाजत थी ही जाने की, थी कि नहीं थी? वहाँ पे 2012 के पहले तक वहाँ पे जाने की इजाजत तो थी। सुनिए, मैं बताता हूँ। मेरे साथ एक दिन डिबेट में जो वहाँ के मुफ्ती साहब हैं, ट्रस्टी हैं जो, वो भी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि 2011 से पहले वहाँ जाने की इजाज़त थी और बाद में मना किया गया। जहाँ तक 2011 से पहले औरतें जाती थी वहाँ तक आज भी जाती हैं, समझे? उस पर कोई रुकावट किसी तरह की नहीं है। ये कहाँ से पैदा कर लिएगा? दूसरी एक चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ, हमारी जो बहनें इस आंदोलन को लेकर चल रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मुसलमान जब होता है आदमी, जब कुरान को माने और हदीस को माने, यानी अल्लाह को माने और मोहम्मद को माने। जब मोहम्मद साहब ने ये मना कर दिया कि भाई औरतों को मज़ारात पर नहीं जाना, तो आप मोहम्मद साहब के विरुद्ध खड़े होकर, कुरान के विरुद्ध खड़े होकर अपने कौन से इस्लाम का प्रचार करना चाहती हैं कि किस तरह के आप मुसलमान हैं? क्योंकि जो आदमी मोहम्मद साहब की बात को न माने, कुरान की बात को न माने, वो तो मुसलमान ही नहीं रहता। मतलब ये बहस में ये व्यवस्था कर रहे हैं कि उनका नाम ऐसे ले लिया जाए कि फिर कोई दूसरा तर्क ही ना रखे, तो वो बात ठीक नहीं है मौलाना साहब। आप जो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सच्चाई है। मैं आपको हवाले दे सकता हूं, उसके हवाले दे सकता हूं। आप हवाले तो दीजिए ना, आप बरेलवी को बताइए कि किस हवाले से बरेलवी दुनिया में मौजूद हैं। फिर तो वो आप जो लोगों के बीच जो हिंदुस्तान का इस्लाम पनपा है या दुनिया का पनपा है, उसके अपने अपने वैरायटी हैं, उसके अपने अपने रूप हैं, है ना? उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसके अलावा भी हकीकत है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं उसके अलावा भी कई बातें। हमारे साथ खातून शेख जी हैं। अच्छी बात को बताने दीजिए सर, अच्छी बात को बताने दीजिए। ठीक है, अब खातून शेख जी अच्छी बात को बताने दीजिए सर। असली बात कुछ नहीं होता। देखिए, असली बात मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आपकी बात गलत है, आपकी बात सही है, पर मैं कह रहा हूं कि और भी बातें हैं दुनिया में। दोनों में आपकी पोजीशन में अंतर है ना। खातून शेख जी हमारे साथ, नहीं बातें हैं, मुंबई के किसी जाम में फंस गए। इस्लाम है, अच्छा, उनका भी सुन ले। इस्लाम है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप ठीक है, हम तो उतने ज्ञानी नहीं है, आप जो कह रहे हैं वही माने। खातून शेख जी, अभी मौलाना साजिद रशीदी साहब इस फैसले से खुश नहीं है और इनका कहना है कि जहां तक पाबंदी है वहीं तक ठीक है, और वैसे तो मर्दों पर भी पाबंदी है, लेकिन खास तौर से औरतों पर पाबंदी है। पर हम इस हवाले से भी आपका जवाब जानना चाहते हैं, और चूंकि फोन लाइन पर हैं तो एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं कि ये आपके लिए सिंबॉलिक लड़ाई थी, प्रतीकात्मक लड़ाई थी, या सचमुच ये जीत आपके लिए बहुत मायने रखती है? ये तो हमारी एक पहचान, हमारी पहचान कहीं मिटा देने की कोशिश हो रही है। पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये पहचान को मिटाएंगे नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी मुसलमान घराने से पैदा हुई हूँ, और मैं भी जो कुरान पढ़ते हैं मैं भी पढ़ती हूँ। जो कॉल ड्रॉप हो गया जी। ये एक समस्या हो जाती है शहरी जीवन में, पर कोई बात नहीं। हाँ, हम नूरजहां जी से मिला लेते हैं अगर इनके लाइन में प्रॉब्लम है तो। हाँ नूरजहां जी, अब खातून शेख जी का हमारा लाइन कट गया, अगर आप ये बात पूरी कर दें तो। जैसे अभी, हालांकि हमारा इसमें काफ़ी समय चला गया, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये इस्लाम के अपने उसूलों के ख़िलाफ़ है और इस पे अदालत ने हस्तक्षेप किया है इसमें। और दूसरी बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी लड़ाई है,
ये आपके लिए सिंबॉलिक लड़ाई है या इस लड़ाई से आप कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही हैं? थोड़ा हम वो समझना चाहते हैं आपके जवाब से। नहीं, दोनों ही तरह की लड़ाई है ये। एक तरह से ये बहुत ही एक फिजिकल स्पेस को क्लेम करने की लड़ाई है कि जहां पर आपने 2012 400 साल पहले से 2012 तक महिलाएं एक हद तक जा रही थी, मजार के अंदर के रूम तक जा रही थी। 2012 के बाद ये ऐसे क्या हो गया कि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ बस यहीं तक जाएंगे और 4 कदम आगे नहीं जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ क्लेमिंग फिजिकल स्पेसेस, रिलीजियस फिजिकल स्पेसेस फॉर वुमेन। तो एक वो भी लड़ाई है और दूसरी एक तरह से सिंबॉलिक भी है कि मुसलमान औरतें या किसी भी मजहब की औरतों से हमेशा ये कहा जाता है कि मजहब के मामले में आप ना पड़े, आप सिर्फ आपको जो बोला जाता है वो आप करें, आप अपनी समझ इसमें ना लाएं, आप अपना ओपिनियन, अपनी राय इसमें ना लाएं। तो हम वो भी एक तरह से उसको हम चैलेंज करते हैं कि ये मेरा मजहब है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तय करने दीजिए कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, मुझे पढ़ने दीजिए हदीसों को, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना आता है, मुझे पढ़ने दीजिए उसमें क्या लिखा है, मुझे इंटरप्रेटर्स की, ट्रांसलेटर्स की, एक्सप्लेनेशन देने वाले लोगों की मुझे जरूरत नहीं है ना। तो मौलाना साहब, कहीं आप लोगों की तकलीफ ये तो नहीं है कि नूरजहां जैसी महिलाएं और संगठन अब कुरान की अपनी व्याख्या कर रही हैं? क्या इस वजह से आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही है हाजी अली से कहीं ज्यादा? नहीं, देखिए रमेश जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये सच्चाई है। मैंने मदरसे में 12 साल पढ़ा है और हाँ, कुरान को, हदीस को सीखा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग आज इस्लाम की व्याख्या करने वाले ऐसे पैदा हो गए जिनका इस्लाम से दूर तक भी वास्ता नहीं है। ये तो गलत बात है सर। मैं अगर ये तो कोई कहे कि पंडित ही व्याख्या करेगा जो संस्कृत पढ़ा है, मैं सुनिए, है ना? देखिए सुनिए, पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इनसे एक बात पूछ लेता हूं, उसका जवाब दे दें। नहीं, अब यहाँ ये कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है। वो लोग लड़ रहे हैं, सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं, ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। देखिए, जिनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, जवाब में ही मौलाना साहब कमजोरी झलक गई। हदीस क्या कहती है? आपके जवाब में ही कमजोरी, जब आप एक महिला को इस बात पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इतना सुनना कि वो कुरान पढ़ती हैं और कुरान उनकी अकल है कि वो कुरान को समझ सकती हैं, आप इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि कुरान या धर्म के बारे में लेकिन वही समझ सकता है जो 12 साल मदरसे में पढ़ा हो, जो नहीं पढ़ा हो वो नहीं समझ सकता? क्या आप ये कह रहे हैं मौलाना साहब? जिसने कुरान को, सुनिए, देखिए मैं आपको बता दूं, 12 साल पढ़ने का मतलब ये है कि हमने कुरान को पढ़ा है और समझा है। मैं मौलवी हूं, मुझे भी फतवा देने का हक नहीं है। फतवा देने के लिए मुफ्ती होता है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन कुछ लोग मुसलमानों में ऐसे मुफ्ती पैदा हो गए हैं, वो हर बात के बारे में फतवा दे देते हैं। नूरजहां जी, एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपकी लड़ाई जो है वो हाजी अली तक ही सीमित रहेगी या और भी, जिस तरह से तृप्ति देसाई ने शनि शिंगणापुर के बाद त्र्यंबकेश्वर का सवाल उठाया, वहां का मंदिर, या और भी आप लोगों की निगाह में ऐसी कोई जगह है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा हमने सोचा नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी लड़ाई थी और जिसको हम एक चरण तक लेकर आए हैं। हमारी बाकी टीम मिलेगी और उस पर फिर हम तय करेंगे आगे करना है। लेकिन फिलहाल तो ये जो विजय मिली है, जो जीत मिली है, उसकी हम खुशी मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम व्याख्याओं में आप लोग विविधता पैदा कर रही हैं और एक लड़ाई होती रहनी चाहिए जिससे अलग अलग आए। मौलाना साहब, आप इतना भी बात दिल पे ना लें कि जो आपकी तरह नहीं पढ़ा है कुरान 12 साल 20 साल वो नहीं समझता है, इतना भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं। सर बिल्कुल मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ। हाँ। आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो भी मुस्लिम औरतों के हक का सवाल लड़ रही हैं। जब मुझे मर्द बनाया है, मतलब वो नहीं कि वो इस्लाम के खिलाफ लड़ रही हैं। सर सुन लीजिए 1 मिनट। सर 1 मिनट सुन लीजिए। जब कुदरत ने मुझे मर्द बनाया है और नूरजहां जी को औरत बनाया है, तो ये बराबर क्यों आना चाहती है? मेरी समझ में नहीं आता। मुझे तो समझ में आ गया, मुझे कोई नहीं दे पा रहा है। थैंक यू, नमस्ते। औरत को जब अल्लाह ने औरत बनाया है, तो वो बराबर क्यों आना चाहती है? मेरा प्रोग्राम जो है, मैं तो नूरजहां के साइड से हूं, मैंने बता दिया आपको। थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा है। कुदरत ने बनाया, लेकिन आपकी जो समझ है वो कुदरत से ताल्लुक नहीं रखती है। बहुत सारी इस पे बहस हो चुकी है मौलाना साहब, फिर कभी और करेंगे।
हम दूसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रवार के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर देखकर मैं सन्न रह गया कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में कैपिटेशन फीस की मांग 85 लाख तक पहुंच गई है और फीस के लिए 1 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। जबकि आज ही एक सज्जन ने मुझे ईमेल करके बताया कि पिछले साल से प्राइवेट कॉलेज में 30 से 40% ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो सीबीएसई द्वारा आयोजित नीट की, सर आ जाइए सर इधर से, नीट की परीक्षा में सफल हुए हैं। क्या वाकई हमें 2 करोड़ रुपए फीस देने में कोई नया बंदा है उसको मालूम नहीं है, आप पीछे से आ जाइए। हाँ, फर्क नहीं पड़ता है, फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतने श्रेष्ठ हैं कि 2 करोड़ फीस ले लें और इस लिहाज से भारत के नामी गिरामी सरकारी कॉलेजों को घटिया घोषित कर बंद कर देना चाहिए, जहां लाख 2 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है? अगर यह खबर सही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह आपसे जबरन वसूली है। पहले 2-3 साल मेडिकल की तैयारी कराकर नीट दिलवाइए, रिजल्ट आए तो मेधावी होने का भ्रम पालिए और फिर 2 करोड़ रुपया फीस दीजिए। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नजदीक के विधायक और सांसद के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा कीजिए। अगर फर्क पड़ता है तो उन्हीं से पूछिए कि आपको वोट देने के बाद 2 करोड़ रुपए फीस क्यों देने पड़ रहे हैं। बहरहाल नीति आयोग ने मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर और रिपोर्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट पेपर पर 31 अगस्त तक नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। इस साल मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फेल हो गई है। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों पर काम करे और एक निगरानी कमेटी बनाए जो एमसीआई पर नजर रखे। नीति आयोग का यह ड्राफ्ट पेपर भारत की मेडिकल शिक्षा की नई नीति का रूप ले सकता है। अगर आप नागरिकों को यह देखना चाहिए कि इस ड्राफ्ट पेपर में क्या मेडिकल शिक्षा के सुलभ और सस्ते होने का कोई प्रयास है। निजीकरण के नाम पर आपसे करोड़ों रुपए वसूलने का कोई नया प्रोग्राम तो नहीं आ रहा, क्योंकि निजीकरण के नाम पर जो हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं इस देश में, उनमें से कितने विश्व स्तरीय बन गए जो उनके अब तो 10 से 15 साल से चल रहे हैं, और कितने कॉलेज ऐसे हैं जो बिना किसी स्तर के आपसे लाखों रुपए फीस के ले रहे हैं। ये फोटो आप समझ जाइए। नीति आयोग की वेबसाइट पर 55 पन्नों का ड्राफ्ट उपलब्ध है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव है। इसका काम मेडिकल शिक्षा के लिए नीतियां बनाना है। इसके तहत 4 बोर्ड बनाने के प्रस्ताव हैं। बोर्ड के अध्यक्ष स्वायत्त होंगे, उनके अपने अधिकार होंगे। ग्रेजुएट स्तर पर मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट के लिए अलग और रेटिंग रजिस्ट्रेशन एथिक्स के लिए अलग। अभी तक नियमों के मुताबिक कोई ट्रस्ट, गैर मुनाफा वाली संस्थाएं ही मेडिकल कॉलेज खोल सकती हैं, लेकिन नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुनाफे वाली कंपनियां भी मेडिकल कॉलेज खोल सकती हैं। कहीं आप पीछे से हरकत ना करें, कैमरे के पीछे से, कहीं इसके जरिए मौजूदा प्राइवेट अस्पतालों को कॉलेज खोलने की अनुमति देने की व्यवस्था तो नहीं की जा रही है। ड्राफ्ट पेपर में इस बात पर शक जताया गया कि जो संगठन मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं वे बिना लाभ की मंशा के नहीं चला रहे, बल्कि वे गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्यों ना मुनाफे को कानूनी तौर पर मान्यता दी जाए। यह कहा गया उसमें। रिपोर्ट के सेक्शन 3.8 में नीति आयोग ने का सुझाव है कि मेडिकल कॉलेज फीस पर आंशिक तौर पर ही कैप लगाए। जो फीस है उस पर ज्यादा रोक नहीं लगाया जा सकती है। अगर नीति आयोग फीस तय करता है और कड़े तौर पर लागू करता है तो इससे भूमिगत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। कॉलेज कैपिटेशन फीस और दूसरी कई तरह की फीस वसूलने लगेंगे। ऊपर से फीस कैप लगाने से प्राइवेट कॉलेज आगे नहीं आएंगे और फिर से कॉलेजों की कमी हो जाएगी। नीति आयोग ने कहा कि एक नेशनल मेडिकल कमीशन गठित होगा जो प्राइवेट कॉलेजों की 40% सीटों पर फीस रेगुलेट कर सकेगा। बाकी 60% पर फीस पर मेडिकल कॉलेज अपना फैसला लेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इससे क्रॉस सब्सिडाइजेशन होगा, यानी अमीरों से लेकर ज्यादा काबिल लेकिन गरीब छात्रों को सब्सिडी की तरह काम करेगा। यह गैस सिलेंडर वाला मामला लगता है, अमीर छोड़ दें और गरीब को मिलेगा। अगर यही कारगर मॉडल है तो इंजीनियरिंग से लेकर तमाम कॉलेजों में इसे अपनाया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि कॉलेज का स्तर खराब होगा तो उसकी मान्यता रद्द नहीं होगी, खराब रेटिंग दी जाएगी और कॉलेज चलेंगे। चूंकि यह ड्राफ्ट पेपर है तो हम आज पुणे से आए डॉक्टर अभय शुक्ल से चर्चा करेंगे। अभय शुक्ल उन 2000 डॉक्टरों के संगठन से जुड़े हैं जो अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर। हम सब अमेरिका की नकल कर रहे हैं। वहां के 2000 डॉक्टरों के ग्रुप ने अपने देश में मांग की है कि सरकार एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाए, प्राइवेट और सरकारी हर जगह सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले। फिलहाल सामान्य आदमी को वहां सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो अभय शुक्ल ने एक किताब लिखी है डिसेंटिंग डायग्नोसिस। इसमें प्राइवेट मेडिकल के कॉलेज के अस्पतालों के डॉक्टरों ने गुप्त रूप से ये कबूल किया है कि क्या क्या वहां गड़बड़ियां होती हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान हैं, संजीव बगाई साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारिका के।
संजीव बघेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नियम है, जो अभी तो ड्राफ्ट है, फाइनल नियम नहीं है, क्या ये आपको ठीक लगता है? देखिए, जो अभी फिलहाल मेडिकल सिस्टम जो चल रहा है मेडिकल काउंसिल के थ्रू, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो इसमें कहा गया, वो फिलहाल की छोड़ दीजिए, जो इसमें कहा गया एडमिशन और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। देखिए, इसमें इंडिया में इतनी हद तक डेफिशिएंसी है हेल्थ केयर की कि हमें रिफॉर्म और चेंजेस की सख्त जरूरत है। जब तक हम इस पूरी चीज को लार्जर गैमेट में ना देखें, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस को फॉर प्रॉफिट भी देखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हानि नहीं है। जो आदमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लगा रहा है उसमें सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वॉल्व होती है। आपका बिजनेस है, सरकार का काम है शिक्षा नीति एक ऐसी उपलब्ध कराए जिसमें लोग एक सामान्य स्तर पे पढ़े। आप तो बिजनेस करने के लिए लगाएंगे, आप कर सकते हैं स्वतंत्र, लेकिन ये 2 करोड़ 50 लाख जो फीस आएगा, लोग कहां से देगा? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो अभी फिलहाल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 50 से थोड़ा कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल कॉलेजेस में, वो साउथ में ज्यादा है, नॉर्थ में कम है। ये सारा जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल रेशियो ऑफ फीस स्ट्रक्चर है, ये जब तक इसमें रिफॉर्म नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये कह रहे हैं कि 500 मेडिकल कॉलेज होंगे तो फीस कम हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? ये सप्लाई एंड डिमांड पर डायरेक्ट निर्भर है। 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस में केवल 53,000 सीट्स हैं। अगर सीट्स ज्यादा हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिकली फीस स्ट्रक्चर में वो हम समझ रहे हैं सर। यही हमें जब सरकारी कॉलेजों को खत्म किया जा रहा था, तब भी यही कहा गया कि सरकारी कॉलेज में नहीं है, उपलब्ध नहीं करा सकते, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। वो जो उनकी जो संस्था है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, तो उन्हीं का कहना है कि 90% इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनसे विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात की जा रही थी। पर डॉक्टर अभय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक समझें पहले कि ये जो ड्राफ्ट पेपर है, इसी पे हम सीमित रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है जो प्राइवेट कॉलेज के बारे में कहा गया है? पर पहले मैं जो बघेल साहब ने कहा उस पर एक कमेंट करना चाहूंगा। आज जो मैल डिस्ट्रीब्यूशन है, आज जो मेडिकल कॉलेजेस का जो पूरे देश भर में एक कुछ राज्यों में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और कुछ राज्यों में बहुत कम मेडिकल कॉलेज हैं, ये पूरा मार्केट की वजह से है। और मार्केट से कभी भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये पूरे दुनिया भर का अनुभव है और वो हिंदुस्तान का अनुभव भी है। हम मार्केट पे इसको और छोड़ेंगे तो जहां पे कुछ राज्यों में या कुछ जगहों में जहां कैपेसिटी है लोगों की पैसे देने की, वहां और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और बिहार में और झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट में और जगहों में वही स्थिति बनी रहेगी। मार्केट से इसका सोल्यूशन नहीं। सवाल जो बघेल साहब ने कहा कि जो भी अभी जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं वो मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, तो क्या नीति आयोग के उस ड्राफ्ट पेपर में, जो कि अंतिम पेपर नहीं है, 31 अगस्त तक लोगों को सुझाव देना है, क्या ये ठीक नहीं सोचा गया है कि उस मुनाफे को लीगलाइज कर दिया जाए, तो फिर वो कैपिटेशन फीस और ये सब बंद हो जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है और दरअसल ये आग को बुझाने के लिए केरोसिन डालने जैसी चीज है। अच्छा, यानी कि जब हम देख रहे हैं कि पहले से ये परिस्थिति है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े स्तर पे इलीगल डोनेशंस चार्ज किए जा रहे हैं। जैसा आपने कहा 1 करोड़ 2 करोड़, कहीं कहीं पे तो कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए 4 करोड़ तक। आज एक सज्जन ने मुझे ईमेल किया है, मुझे क्यों ईमेल कर रहे हैं? अपने सांसद को करें, अपने विधायक को करें। हाँ, तो ये परिस्थिति है जहां से हम शुरू कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अब फीस के ऊपर नियंत्रण बड़े स्तर पे हटा देना चाहिए। ये नीति आयोग के ड्राफ्ट में है और आपने 40% का, 40% मैक्सिमम है, एक्चुअली इट इज अप टू 40%। तो हो सकता है सिर्फ 10% सीट्स पे फीस का नियंत्रण रहे और 90% सीट्स पे कोई नियंत्रण ना रहे। और ऐसी परिस्थिति में जो इसमें एक सामान्य दर्शक को क्यों समझ में आना चाहिए कि ये बुरी बात है? देखिए, आप उनको हेल्प कीजिए समझ। उसका परिणाम हमको अभी से दिखाई पड़ने लगा है कि जब एक डॉक्टर 2 करोड़ रुपए दे करके और अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद वो डॉक्टर बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे? उनकी एक ही मंशा रहेगी कि उस 2 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो रिकवर करें। अब मान लीजिए, और उससे लोगों के लिए इलाज का जो पूरा खर्चा है वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब ये 2 करोड़ यदि 3 करोड़ हो जाता है या 4 करोड़ हो जाता है तो लोगों के लिए सीधे सीधे इलाज का जो खर्च है वो बढ़ेगा। और जिसको हम इर्रेशनल केयर बोलते हैं, यानी कि जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, इस प्रकार की जांचें। बघेल साहब ने कहा कि ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे तो दाम कम हो जाएंगे।
फीस कम हो जाए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमारे देश में 500 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में। 500 खुलने से दाम कम हुआ या दाम कम नहीं हुए हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोलने से दाम कम नहीं होंगे। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस यदि खोले जाएं जिसमें कि नियंत्रित तरीके से फी ली जाए और ऐसे डॉक्टर निकलें, जैसे मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मेरा शिक्षण हुआ है, जहां 60 रुपए महीने हमारी फीस थी। अगर पब्लिक कॉलेजेस से डॉक्टर्स निकलते हैं और उनको गांव में और छोटे एरियाज में अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो लोगों को इलाज मिलने में सहायता हो सकती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से निकलने वाले डॉक्टर्स अधिकतर बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में ही हैं और अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में ही हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जो पीएचसी में जाते हैं या सरकारी सिस्टम में जाते हैं। 50-50% आपने ही कहा कि सरकार और प्राइवेट के दोनों के कॉलेज हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब 10 से 500 हुआ होगा तो फीस कम हो गया कि फीस बढ़ गया? सर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेडिकल एथिक्स है एंड प्राइस आर टू सेपरेट थिंग्स। मैं प्राइस पे ही बात, हाँ, मैं उसको अभी एथिक्स पे नहीं, उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं या टीच करते हैं या प्रोफेशन अपना कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर पूरा का पूरा जिम्मेदारी सरकार निभा लेती 60 साल पहले से शुरुआत लेके, अब हम इस स्थिति में होते नहीं है। अभी फिलहाल जो गैप है वो या तो गवर्नमेंट भरे, वो ऑलमोस्ट असंभव है इस स्थिति में, या प्राइवेट करे। हाँ, इसमें हमें बैलेंस चाहिए। सबसे जरूरी चीज है जो आप एजुकेशन दे रहे हैं उसमें एक्चुअली जो चाहिए हमें पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन चाहिए। प्राइस में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो जमाना था 60 रुपए पर महीने का जो रेशियो था, वो काफी अरसे पहले होगा। इस स्टेट में अगर आप अभी भी 10-20 हजार 1 लाख रुपए में बच्चा पढ़ लेता है सरकारी। सही बात है, पर इस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट के लिए भी है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपेंसिव है, तो 60 रुपए मैं तो नहीं जानता सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 60 मैं बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर जो तैयारी करते हैं उनसे जानता हूं, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आपकी नजर में बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? तो जो 500 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से एक का भी नाम किसी बच्चे ने नहीं लिया जिनका नीट हुआ है, एक का भी नाम नहीं लिया। तो हम न जानते, हो सकता है हम तो कल कुछ और पे कर रहे थे, आज कुछ और पे कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं उनमें से कम, मैं सच बता रहा हूं, 100-200 बच्चों से बात किया होगा, लेकिन उनमें से एक ने भी किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि नीट सीबीएसई से हो रहा है, एक टॉप रैंक के बच्चे को आप एडमिशन दे रहे हैं सरकारी कॉलेज में, जिसको आप जो भी है 1 लाख या 2 लाख रुपया उसका फीस होगा, अब 60 रुपया भले ना हो, लेकिन उसी परीक्षा के तहत पास हुए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि आप 10 लाख दें या 20 लाख दें या करोड़ दें, जो चर्चा है। ये तो अन्याय है ना सर। जो आप कह रहे हैं एक साइड पर सही है, पर अभी आप जो देखें कि या तो गवर्नमेंट पूरा डेफिशिएंसी कवर करे, कौन करेगा डेफिशिएंसी? अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अपना मेडिकल कॉलेज लगा रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, वो आदमी क्या करेगा? आप मेरे को जवाब दीजिए, जनता जवाब दे। तो वो खरबपति हो जाए। तो मैं तो उस आपकी चिंता नहीं करूंगा ना सर। मैं तो जो बच्चे धनबाद बोकारो में घंटों तैयारी करते हैं, मैं उनकी चिंता करूंगा। भले ही वो बड़े होके आप ही के अस्पताल में आके पैसा कमाएंगे, मरीजों की चिंता नहीं। मेरा मैसेज ये है कि मेडिकल एजुकेशन जितने कम दाम पर, जितना इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर पर हो उतना बेहतर है। डॉक्टर पर अगर कोई आदमी सचमुच इस बात से परेशान नहीं है, बट अगर कोई आदमी 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में पूरे महीने में मेडिकल एजुकेशन पाना चाहे तो वो अनरियल है सर। हम लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहे सर, 50 लाख 60 लाख, ये देश इतना तैयार हो गया है, इसके पास इतना पैसा है। कहा है कि एक रैशनल फीस स्ट्रक्चर होना अनिवार्य है। इसमें तो लिखा हुआ है कि कोई कैप नहीं लगा सकते। दिस इज अ ड्राफ्ट, इट विल चेंज। तो इसमें आपकी क्या राय है? देयर हैज टू बी अ कैप होना चाहिए। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म। आपके हिसाब से कितना फीस होना चाहिए? सी इट इज डिफिकल्ट। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम का अलग अलग फीस क्या होना चाहिए? अभी तो एमबीबीएस का ही लोग कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए। आपको लगता है 2 करोड़ जायज है? मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए प्राइवेट में चार्ज कर रहे हैं। दे आर चार्जिंग बिटवीन 30 and 35 lakhs फॉर अ फुल कोर्स ऑफ 5.5 years। ये फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप प्राइवेट प्लेयर से पूछें कि उनका इन्वेस्टमेंट क्या है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए,
उससे काफी ज्यादा है। देखिए, ज्यादातर लोग तो मुझे यही शिकायत करते हैं कि ना कहीं मरीज आता है, ना चीजें हैं, अस्पताल की बिल्डिंग अच्छी है। एक आध अच्छे होंगे, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस पे आप जवाब दें। स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। देखिए, अब परिस्थिति इनका एक चीज है कि बगई साहब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार या तो जिम्मेदारी निभा ले। क्या सरकार जिम्मेदारी निभा सकती है? आज तक के रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं निभाई। ये पॉइंट ठीक है इनका, ठीक है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो फीस है 30 लाख 40 लाख रुपया ही तो 5 साल का है। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मेडिकल एजुकेशन ये बुनियाद है जहाँ से कि डॉक्टर्स निकलते हैं, और डॉक्टर्स अगर अच्छे निकलेंगे, डॉक्टर्स अगर उनके ऊपर कमर्शियल प्रेशर कम होगा जब वो निकलेंगे तो वो एथिकल प्रैक्टिस करेंगे। अगर उनके ऊपर भयंकर कमर्शियल प्रेशर है तो बाहर निकल के भी वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ झुकेंगे, ये अनिवार्य है। पर इनका एक बात कहना है कि कैप होना चाहिए। हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट में कि 40% सीट पर ही फीस रेगुलेट होगा, बाकी पे नहीं करेंगे। हाँ, पर इनका कहना कि होना चाहिए। नहीं, बराबर है। तो पहली बात तो ये कि नीति आयोग के ड्राफ्ट में तो कहा कि अप टू 40% पे कैप होगा, यानी कि 40% से कम होगा। अधिकतर सीट्स पे कोई कैप नहीं होगा। ये क्लियर उनका एक रिकमेंडेशन है, जो कि बहुत ही समस्याजनक है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि ये मूल है, ये गंगोत्री है, इसमें से पूरी नदी निकलती है। अगर गंगोत्री दूषित हो जाएगी तो पूरी नदी दूषित होगी। तो अगर मेडिकल एजुकेशन में ही करप्शन अगर इतने बड़े स्तर पे होगा तो वो जो डॉक्टर वहां से निकलेंगे वो किस प्रकार की मानसिकता से और किस प्रकार के कमर्शियल। पर मुझे एक बात बताइए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अभी इन्होंने कहा कि काफी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो अगर सरकारी कॉलेजों की अगर गुणवत्ता इस देश में मौजूद है, खुद डॉक्टर लोग नाम लेते हैं कि हम पूना में पढ़ेंगे, मौलाना आजाद नंबर 1 कॉलेज है, लेडी हार्डिंग नंबर 1 कॉलेज है, PMCH अच्छा कॉलेज है, PGI रोहतक बढ़िया कॉलेज है, ये सब अभी मैं जाना हूँ। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में सरकार जितना इन्वेस्टमेंट करती है उससे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज करते हैं? नहीं, दरअसल क्या है कि सरकार को ही मेडिकल एजुकेशन में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका गौण रहनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और हाँ, और ये संभव है यदि आज जो जिला अस्पताल हैं, जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इनके साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, तो ऑलरेडी पूरा अस्पताल तैयार है। उसका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो अस्पताल चलाने के लिए होता है, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा। तो हमारे पास तो बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, उनको हम थोड़ा अपग्रेड करें, उनके साथ में सरकारी मेडिकल। ये बात ठीक कर रहे हैं सर? कहना और करना, रियलिस्टिक एंड मिथ में बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें क्या गलत है? अगर बड़े कई बहुत बड़े अच्छे जिला अस्पताल चल रहे हैं जी, हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। आप ये डॉक्टर जो हॉस्पिटल आप कह रहे हैं जिला अस्पताल में, अगर डॉक्टर साहब मेरे से सहमत हैं, मैं आपको एक चीज कहूं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये नेट हेल्थ की एक रिपोर्ट है, मोर देन 40% उनमें वर्कर्स नहीं है। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। हम किसी प्राइवेट प्लेयर, देखिए ऐसे होता है कि रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि प्रॉफिट बनाना कोई क्राइम नहीं है। मैं वो क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं। एक बच्चा जो 12वीं क्लास पास किया 40 लाख फीस देगा, अगर उसके माँ बाप तैयार हैं तो मैं तो प्रोग्राम बंद कर दूंगा फिर तो ठीक है। देयर हैज टू बी अ कैप, एक लिमिट होनी चाहिए। अब एक रियलिस्टिक में भी आपने 40 लाख बताया, जो आजकल प्रिवेलेंट है ऑल ओवर इंडिया। हम एक ब्रेक लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है कि गलत है, बट मैं कह रहा हूं कि एक कैप, एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। हम ब्रेक पे आए, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे और बात कर लेंगे थोड़ी सी और। डॉक्टर अभय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी बगई साहब भी ब्रेक में कह रहे थे कि भाई सरकार को करना चाहिए पर वो कर नहीं सकती है। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं कि कहां सरकार ने ऐसा किया है? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, वहाँ 90% हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोगों को मिलती है। हमारे देश का एक राज्य है मिजोरम, जहाँ पे कि प्राइवेट अस्पताल लगभग नहीं के बराबर है। लगभग सभी लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं। और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे कि काफ़ी सारी हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम से दी जाती है। तो हमारे सामने उदाहरण है, यदि गवर्नमेंट में पब्लिक एक पॉलिटिकल विल हो
और उस स्तर के फाइनेंसेस देने की तैयारी हो तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बेहतरीन इलाज लोगों का हो सकता है। इसमें कोई शक एक इन्होंने उदाहरण दिया कि एमआरआई की मशीन जो करोड़ों में आती है, 8 करोड़ या 9 करोड़ आती है, तो कोई प्राइवेट अस्पताल करेगा, सरकार तो हर जगह नहीं लगाएगी। मुझे नहीं मालूम कि प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में है या नहीं है, तो कॉस्ट तो कोई रिकवर करेगा ना। तो वो मुनाफे के सिद्धांत और बाजार के सिद्धांत पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। बाजार का जो सिद्धांत है, हाँ, बाजार का जो सिद्धांत है वो एक्चुअली डिमांड को डिस्टॉर्ट करता है। मुंबई में लंदन से ज्यादा एमआरआई स्कैनर्स हैं, और इसका कारण क्या है? लंदन में या यूके में एनएचएस सिस्टम है, वहाँ सिर्फ जिसकी सही में आवश्यकता होती है सिर्फ उसी का एमआरआई किया जाता है। और हमारे कुछ बड़े शहरों में बहुत सारे अनावश्यक एमआरआई भी किए जा रहे हैं। एक्चुअली इतने एमआरआई की जरूरत नहीं है, आवश्यक जिनका है उनका जरूर होना चाहिए और उसका इन्वेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए। एक सवाल मैं अनावश्यक जांचें इस ड्राफ्ट में जो है कि मुनाफा वाली कंपनियां ही खोल सकती हैं, संक्षेप में बता दें फिर मैं बगई साहब से, इसके क्या खतरे हैं? इसका तो काफी बड़ा खतरा है। एक्चुअली अभी भी जिस ट्रस्ट के नाम से या जिस तरीके से बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट नहीं है इन रियलिटी। वो भी अलग अलग तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हम ये नीति आयोग का ड्राफ्ट ये कह रहा है कि अगर ये समस्या है तो अब इसको कंट्रोल करने के बजाय हम पूरा खुला कर देंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, वो भी मेडिकल कॉलेज चला सकते हैं और फिर फीस के ऊपर भी हम नियंत्रण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसका परिणाम यही होगा कि फिर मेडिकल एजुकेशन के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं इनको प्राइवेट सेक्टर को टर्नओवर किया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस चलाने के लिए। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं भी कर रहा है तो उसको तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। कि कनाडा में, इंग्लैंड में, मैं अमेरिका का ही रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ, वहाँ भी इस तरह के डॉक्टर अब खुल के बोलने लगे हैं कि ये इंश्योरेंस के नाम पे जो मेडिकल सिस्टम खड़ा किया गया है वो दरअसल अमीर लोगों के लिए खड़ा किया गया है। इसमें मेरा ये टेक है, अगर आप इंडिया एंड श्रीलंका आर 2 सेपरेट कंट्रीज जहां पॉपुलेशन का डिफरेंस है, जियोग्राफिक डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस है, सो इट विल बी एन अनफेयर कंपैरिजन। जैसे अगर आप इंडिया को यूएस से कंपेयर करें, इट इज अ अनफेयर कंपैरिजन। अमेरिका स्पेंड्स 12 to 15% जो उनका जीडीपी ऑन हेल्थ केयर, और उनकी पॉपुलेशन इंडिया की 1/6 है। उसी की तो उसकी हालत खराब है। अब जो सिचुएशन है इंडिया में, हमें हेल्थ केयर पर और स्पेंड चाहिए। हमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स और चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर बिना प्राइवेट के फिलहाल अगले 10 साल 15 साल नहीं सर्वाइव कर सकता। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, इतना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंसिव है। और अगर आप क्वालिटी हेल्थ केयर देना चाहते हैं उसमें बात करेंगे, पर ये विषय अगर आप लोगों की मदद से आप लोगों ने ये राग छेड़ दिया है तो हम और इस पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि इस पे पूरा ही चर्चा करना चाहिए था तो और बातें मुकम्मल से हो आती। अगर आपको सही में कोई दिक्कत नहीं है 50 लाख 40 लाख देने में, तो एक ईमेल अपने सांसदों को जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मुझे तो दिक्कत है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। थैंक यू सर।